हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने मेरे चैनल पर पिछले 2 से 3 महीने से पहले 5 से 6 मास्टर क्लास अपलोड किए थे। मास्टर क्लास मतलब क्या किया था हमने, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल के अंदर हमने स्टडी किया था। जैसे कि आपको पता है, रीटचिंग, मैनिपुलेशन, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग, बहुत सारे मास्टर क्लास हमने अलग अलग देखे हैं। बट आज का हमारा ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है कैंडिड फोटोग्राफी मास्टर क्लास। और ये जो हमारा मास्टर क्लास है, ये फोटोग्राफी से रिलेटेड फर्स्ट मास्टर क्लास है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वेडिंग के अंदर जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है उससे रिलेटेड हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। जैसे कि कैंडिड फोटोग्राफी क्या होती है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, आपको कैंडिड फोटोग्राफी किस तरीके से बेटर कर सकते हो, कौन से कैमराज आपको यूज़ करने हैं, कौन से लेंसेज यूज़ करने हैं, हर एक चीज़ आपको आज सीखने को मिलने वाली है आज के इस कैंडिड फोटोग्राफी मास्टर क्लास के अंदर। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए और उसके अंदर मैं जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उस टॉपिक्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप आप नोट करके ले सकते हो। उसके बाद में एंडिंग में अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ जरूरत पड़े तो। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इक्विपमेंट्स, मतलब कैंडिड फोटोग्राफी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फ्रेम कैमरा। अब देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको कोई भी फोटोग्राफी मतलब पर्टिकुलर फोटोग्राफी करने के लिए हाफ फ्रेम ही चाहिए या फिर फुल फ्रेम कैमरा ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। बट फुल फ्रेम कैमराज क्यों यूज करते हैं मैक्सिमम लोग कैंडिड फोटोग्राफी के लिए, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे होते हो तब आपको फोटो जो है अलग अलग डिस्टेंस से क्लिक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप पब्लिक के बीच में खड़े हो और आपको दूर का फोटो क्लिक करना है, तो वहां पे आप फ्लैश तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि फ्लैश इतना दूर जाएगा नहीं। तो वहां पे आपको विदाउट फ्लैश मतलब आईएसओ के ऊपर फोटोज क्लिक करने पड़ेंगे, आपको आईएसओ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फ्रेम के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए आपको एक बेस्ट आईएसओ परफॉर्मेंस मिलता है। मतलब अगर आप लो लाइट के अंदर भी फोटो शूट कर रहे हो तो भी आपके फोटो के अंदर ज्यादा नॉइस नहीं आएगा। उसी के साथ साथ कैमरा में अगर अच्छा स्टेबलाइजेशन है तो फोटो ज्यादा शेक भी नहीं होंगे। तो ये आपका मेन बेनिफिट है फुल फ्रेम कैमराज का। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है जूम लेंस या फिर प्राइम लेंस। अभी देखिए, अगर आपके पास में दोनों लेंस है तो बहुत ही बढ़िया है, बट दोनों में से एक तो लेंस आपको चाहिए। आप देखिए, जूम लेंस का क्या बेनिफिट होने वाला है, अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े लोगों का आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लेंथ पे फोटो निकाल सकते हो। और प्राइम लेंस का मेन आपको यूज क्या मिलने वाला है, देखिए मैक्सिमम ट्राई करिए कि आपके पास प्राइम लेंस हो जूम लेंस से ज्यादा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, जूम लेंस के अंदर आप क्या करोगे, लेंस को जूम करोगे, उसी के साथ साथ जूम लेंस के अंदर आपको अपर्चर भी वो इतना लो नहीं मिलेगा मतलब 1.8 1.4 नहीं मिलेगा, आपका अपर्चर जो होगा 4 5.6 होगा। तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है। और उसी के साथ साथ बैकग्राउंड ब्लर आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको प्राइम लेंस में मिलेगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम ट्राई करोगे प्राइम लेंस आपके पास में हो। अब प्राइम लेंस कौन से हो सकते हैं, 50 mm हो गया, 85 mm हो गया। ठीक है, अब प्राइम लेंस का मेन बेनिफिट क्या है, देखिए प्राइम लेंस जो होती है वो फिक्स लेंस होती है। तो सबसे पहले आपका मतलब ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको थोड़ा आगे पीछे होकर फोटो निकालना पड़ेगा, आपका लेंस जूम नहीं होने वाला है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्राइम लेंस के अंदर 1.4 1.8 2.8 इस तरीके के अपर्चर होने की वजह से लो लाइट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ आपका फोटो जो है वो भी शेक नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि आपके पास में प्राइम लेंस हो। और जैसे कि आपको पता है, सबसे सस्ती जो लेंस है 50 mm 1.8, उससे भी आप कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हो। बट अगर आपको और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए तो 85 mm और उसी के साथ साथ 135 mm इन लेंसेज के साथ में आप जा सकते हो। उसके बाद में हमारा जो थर्ड इक्विपमेंट है वो है टीटीएल फ्लैश। अभी आपने फ्लैश के बारे में तो बहुत सुना होगा और टीटीएल फ्लैश ये नाम भी बहुत सुना होगा। ठीक है, तो टीटीएल फ्लैश क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। देखिए, टीटीएल मोड, जब आपके फ्लैश के अंदर टीटीएल मोड होता है तो आप उस फ्लैश को टीटीएल फ्लैश बोल सकते हो। तो जब आप फ्लैश को टीटीएल मोड पे यूज करते हो तब क्या करता है आपका कैमरा, मतलब आपका फ्लैश क्या करता है, आपके लाइट कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको फ्लैश का पावर सेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कैंडिड में क्या होगा, समझो अचानक से आपको यहाँ पे कोई मोमेंट मिल रहा है, तो अगर आप वहाँ पे कैमरा करोगे, फोटो निकालोगे, मतलब फ्लैश गिरेगा आपका, फिर समझो फ्लैश का पावर प्रॉपर नहीं आया, फिर आप क्या करोगे, फिर से फ्लैश का जो पावर है वो सेट करोगे, तब तक सामने वाले को इंसान को पता चल जाएगा कि यह मेरा फोटो निकाल रहा है। तो वहाँ पर नेचुरल एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही क्लिक में अगर आपको प्रॉपर फोटो निकालने हैं तो आप टीटीएल फ्लैश के साथ में जा सकते हो। टीटीएल फ्लैश क्या करता है, टीटीएल मोड पे जब आप उसको यूज करते हो तब ऑटोमेटिकली आपको फ्लैश का पावर परफेक्ट दे देगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट याद रखो, कभी भी जो भी चीज़ ऑटोमेटिकली होती है वो 100% ऑटोमेटिक नहीं होती है। बट नॉर्मल फ्लैश से आपको टीटीएल फ्लैश बहुत अच्छा है आपके कैंडिड फोटोग्राफी के लिए।
फिर उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कैमरा सेटिंग। अभी आपको मेन कंफ्यूजन तो होगा कि कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो क्या कैमरा सेटिंग रखे, क्या अपर्चर रखे, क्या शटर स्पीड रखे। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अपर्चर। अपर्चर वैल्यू कितना रखना चाहिए। अब देखिए, जब भी आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो तो अगर आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए तो आप लोएस्ट अपर्चर यूज़ करो। मतलब लोएस्ट जो नंबर होता है आपके लेंस के अंदर, भले वो 5.6 हो या फिर 4 हो या फिर 1.4 हो, 1.8 हो, कुछ भी हो। बट अगर आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो और आप फैमिली का फोटो निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपर्चर को 4 या फिर 5.6 रखना पड़ेगा। वरना क्या होगा, जो साइड के लोग हैं वो थोड़ा बहुत ब्लर हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कैमरा सेटिंग है वो है शटर स्पीड। शटर स्पीड आपको नियर 400 रखना है। अभी देखिए, अगर जैसे कि आपको अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि कैमरा सेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो शटर स्पीड आपको कितना रखना है। शटर स्पीड डिपेंड होता है सामने वाले ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर। जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ज़्यादा आपको शटर स्पीड रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई भाग रहा है तो आपको 500-600 रखना पड़ सकता है, कोई चल रहा है तो वहाँ पे 250 तक भी चल जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप कैंडिड फोटो निकाल रहे हो तब क्या हो सकता है, वो अचानक से जो पर्सन है वो हिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख रहा है, अचानक से यहाँ पे देख सकता है। तो ये जो मोशन है इसके हिसाब से आपको क्या करना है, शटर स्पीड लगाना है, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक पर्सन खड़ा है और वेडिंग में एकदम भाग के जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, कम से कम 250 शटर स्पीड रखना है और जो मैक्सिमम आप 400 तक रख सकते हो। बट जितना ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ाओगे फोटो में लाइट कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो अगर कोई पर्सन स्टेडी है तो वहाँ पे 160 या फिर 250 के बीच में आप शूट कर सकते हो। बट आपको प्रॉपर रखना है, मतलब ज़्यादा आपको कैमरा सेटिंग बार बार चेंज नहीं करना पड़े, तो आप 400 शटर स्पीड रखो। उसके बाद में आईएसओ के अंदर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है आईएसओ। आईएसओ फोटो के अंदर जितना कम हो सके उतना कम रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखोगे तो फोटो के अंदर नॉइस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वेडिंग एल्बम बनाते हो तो उसके अंदर जो कैंडिड फोटोज है तो वो बड़े साइज में डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एल्बम है तो वहाँ पे कोई समझो उस पेज के ऊपर डिजाइनर क्या कर रहा है, कैंडिड फोटो पेस्ट कर रहा है, तो वो बड़े साइज में पेस्ट करेगा, क्योंकि कैंडिड फोटोज ही बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसका लुक आता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत हाई आईएसओ पे शूट किया है तो वहाँ पे नॉइस वगैरह दिख सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है ड्राइव मोड। ठीक है, ये ड्राइव मोड क्या रखना है, सिंगल शूटिंग या फिर कंटिन्यूस शूटिंग। तो आपको कंटिन्यूस शूटिंग जैसे कि पता होगा क्या होता है, समझो कोई तो मोमेंट आपको कैप्चर करना है तो आप कंटिन्यूसली अपना जो शटर बटन है वो प्रेस करके रखोगे तो कंटिन्यूसली फोटो निकलेंगे, तो वहाँ पे कैंडिड मोमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टिप्स फॉर कैंडिड फोटोग्राफी। तो यही आज के वीडियो का हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखें, मीट द कपल फर्स्ट एंड कन्विंस देयर टू कीप टॉकिंग अबाउट स्माइल इन होल वेडिंग। मतलब क्या है, देखिए जब भी आप वेडिंग के अंदर जा रहे हो तब आपको क्या करना है, वेडिंग स्टार्ट होने से पहले कपल को एक बार सेपरेटली बुला के आपको उसको बता देना है। अब देखिए मैं प्रैक्टिकली क्या करता हूँ वो बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जब भी वेडिंग के अंदर जाता हूँ तब कपल को एक साइड में बुला लेता हूँ और उनको बता देता हूँ, देखिए हम फोटो निकाल रहे हैं तो अगर फोटोज़ नॉर्मल आ रहे हैं सबके जैसे, मतलब जैसे सभी के वेडिंग में आते हैं, तो उस फोटो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जितना आपके फोटोज़ के अंदर इमोशन रहेंगे उतना फोटो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप क्या करो, प्लीज़ हर बार स्माइल करते रहो, जितना ज़्यादा आपको स्माइल कर सकते हो उतने फोटोज़ बहुत नेचुरल और कैंडिड अच्छे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जब आप ऐसा बोलोगे तो करीबन मतलब एक 25% तो आपके क्लाइंट के अंदर फर्क पड़ने वाला ही है। तो आपको क्या करना है, पहले कपल को कन्विंस कर देना है, ठीक है। फिर कन्विंस करने के बाद में आपका काम खत्म नहीं हुआ है, बार बार जैसे उन्हें हर एक मतलब जितने लोग मिलते रहेंगे वो भूलते रहेंगे, तो आपको बार बार उसको बोलते रहना है कि स्माइल करो, बातचीत करते रहो, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कैप्चर द कैंडिड ओनली ऑफ फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब देखिए समझो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, समझो आप फोटोग्राफर नहीं हो, मैं किसी और का मैं कैंडिड फोटो निकालता हूँ और अगर मैं आपको लाके दिखाता हूँ कि फोटो कैसा आएगा तो आप बोलोगे कि हाँ अच्छा है, नॉर्मल है। बट समझो मैं आपका ही कैंडिड निकाल रहा हूँ फोटो किसी वेडिंग के अंदर और बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो मैंने आपका कैंडिड क्लिक किया था, तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा। मतलब क्या है, जब भी आप किसी और का फोटो देखते हो ना तब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जब आप खुद का फोटो देखोगे, ठीक है। तो आप जो शूट करने वाले हो वेडिंग और जो कैंडिड फोटोज आप शूट करने वाले हो वो देखने कौन वाला है, वो जो लड़के या फिर लड़की की फैमिली है वही तो देखने वाले, उनसे बाहर थोड़ी एल्बम जाने वाला है। हाँ जाने वाला है बट सिर्फ उनके रिलेटिव्स के अंदर जाने वाला है, सिर्फ उनके रिलेटिव्स देखने वाले। और सबसे ज़्यादा आपको काम कब ज़्यादा मिलेगा, जब उनके रिलेटिव्स को, उनको फैमिली को पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो कैंडिड फोटोज कैप्चर करने हैं वो सिर्फ उनके फैमिली के और रिलेटिव्स के ही क्लिक करने हैं।
अब देखिए नॉर्मल सबकी आदत होती है, हम तो फोटोग्राफर है कि अच्छा कोई लड़का दिखा या फिर बच्चा दिखा तो हम क्या करते हैं, शूट करते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि वो फोटो अच्छा आया है, बट वो लोग वो फोटो सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता नहीं कि वो कौन है, भले फोटो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। कैंडिड फोटोज मैक्सिमम क्लिक करने उनके फैमिली के, तो इसके लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि उसकी फैमिली कौन है। तो जब भी आप वेडिंग के लिए आ रहे हो, सबसे पहले मतलब जिसने आपको काम दिया है उसको पूछ लो या फिर जान लो कि उस लड़के के या फिर लड़की के माँ बाप कौन है, उसके भाई बहन कौन है, फिर मैक्सिमम ट्राई करके उनके ही फोटोज आए। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चूज द राइट लेंस। देखिए जब भी आप शूट करते हो सबसे पहले मोमेंट देखो कि वो मोमेंट क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा उतना आपको लेंसेज चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल विदाई चल रही है, फिर लड़की उसके पिताजी के साथ में रो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट इमेज है ना, तो वहाँ पे आप किसी भी लेंस के साथ में फोटो मत क्लिक करो, ट्राई करो जो भी आप बेस्ट शूट कर सकते हो वो करो। वहाँ पे ऐसा नहीं कि 50 में लगाया हुआ है उससे ही शूट करते हैं, 85 से अच्छा रहा है तो 85 से शूट करना है। ठीक है, और इसके लिए मतलब इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद यही है कि आपको लेंस के बारे में सही नॉलेज होना चाहिए और सही जगह पे आपको सही लेंस यूज़ करनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी अवेयर अबाउट टाइमिंग। अब देखिए ये जो कैंडिड फोटोग्राफी है ये इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। जितना आप परफेक्ट टाइमिंग पे शूट करोगे उतने फोटोज अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई मोमेंट है और आपने दूसरे फोटो क्लिक कर रहे बाद में ये मोमेंट कैप्चर कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो आपको हर बार उस मोमेंट से रिलेटेड आपको अवेयर रहना है। अवेयर रहना है मतलब आपको थोड़ा सा डीप में बता दो क्या है। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ से लड़का आ रहा है और सामने से उसकी कोई तो बहन आ रही है, तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि ये दोनों आंखें मिलने वाले, तो उनके जो नेचुरल एक्सप्रेशन है उसको आप नोटिस करोगे पहले ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझो मैं दूल्हा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने से कोई मेरा भाई आ रहा है, तो अगर आप अवेयर हो और मेरे एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, आप कैंडिड फोटोग्राफर हो, मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हो, तो आपको पहले ही पता चलना चाहिए कि ये सामने वाले दोनों मिलने वाले। फिर जब वो मेरे पास आएगा और मैं उसको हग करूंगा तब आपको बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशन मिलेगा। बट उस टाइम पे अगर वो आ रहा है मिल रहा है फिर आप क्लिक कर रहे हो तो उतना ज़्यादा उसके अंदर नेचुरल एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा लड़के के एक्सप्रेशन, उसके फैमिली मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड थोड़ा सा अवेयर रहना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप फोरग्राउंड्स फॉर बेटर इमेजेस। अब जैसे कि आपको पता है, समझो आपने मेरे ऊपर फोकस किया है तो मेरे जो पीछे ब्लर होगा उसे बैकग्राउंड ब्लर बोलते हैं और मेरे और कैमरा के बीच में जो ब्लरिंग आने वाला है उसे फोरग्राउंड बोलते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे फोटोज में देखा होगा क्या होता है, सामने कोई पर्सन होता है, सामने कोई पर्सन होता है और उसका शूट करते टाइम पे सामने कोई अगर लड़का या फिर लड़की ब्लर इफेक्ट में आई है तो फोटो अच्छा लगता है। फोरग्राउंड आना चाहिए वो भी कलरफुल, ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर में फोरग्राउंड आया है या फिर व्हाइट कलर में, ऐसा नहीं, कलरफुल, येलो, पर्पल, पिंक, जितना अच्छा फोरग्राउंड मिलेगा आपको फोटोज अच्छे मिलेंगे। आप फोरग्राउंड के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, देखिए समझो कोई लड़का खड़ा है जिसका रेड शर्ट है तो उसके मतलब शोल्डर के ऊपर से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर समझो कोई ऐसा खड़ा है तो हाथों के बीच में से क्लिक कर सकते हो, या फिर वेडिंग स्टेज के सामने ही फ्लावर्स लगाए हुए होते हैं तो वहाँ पे उन फ्लावर्स को एज अ फोरग्राउंड रख के भी आप शूट कर सकते हो। मैक्सिमम ट्राई करो कि फोटोज के अंदर फोरग्राउंड मिले। नॉर्मल इमेजेस और विथ फोरग्राउंड ब्लर इमेजेस, इन दोनों में जिन फोटोज के अंदर फोरग्राउंड ब्लर होता है वो फोटो थोड़े से यूनिक दिखते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन हैंड शॉट्स। इन हैंड शॉट्स मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे शॉट्स या फिर ऐसे फोटो जो आपके हाथों के अंदर है, मतलब फिक्स आपको मिलने ही वाले हैं, उनको ज़रा भी मिस मत करो और उनको पहले ही डिज़ाइन करके लो कि कहाँ से आप क्लिक करने वाले हो, फोरग्राउंड में क्या आने वाला है। अगर फोरग्राउंड में कुछ चीज़ें नहीं है मतलब तो आप कुछ तो फूल, फ्लावर या फिर किसी चीज़ को आप लेके भी फोटो निकाल सकते हो। उसके बाद में अभी मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इन हैंड शॉट्स कौन से। जब हल्दी का फंक्शन होता है तब उनके ऊपर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, उन कपल के ऊपर, तो वहाँ पर जब पानी गिरने वाला है तब उनके जो एक्सप्रेशन रहेंगे बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो वहाँ पर वो शॉट हो गया। फिर उसके बाद में जब लड़का और लड़की एक दूसरे को हार डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक फिक्स्ड सीन है, इन हैंड शॉट है। फिर ऐसा भी एक फंक्शन होता है जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे का नाम लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो आप अगर वेडिंग करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो शॉट्स फिक्स्ड होते हैं वो पहले से पता होते हैं, तो उनको जरा भी मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शूट मैक्सिमम फोटोज बिफोर द हाफ वेडिंग। अब ये पॉइंट बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं या फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। देखिए जब भी वेडिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कपल का जो ड्रेसिंग होता है बहुत ही फ्रेश होता है, उसका लुक बहुत ही फ्रेश होता है और उनका मूड भी बहुत फ्रेश होता है। बट जैसे जैसे लोग उनसे बार बार मिलने लगते हैं तो उनका मूड थोड़ा सा गिर जाता है। मतलब क्या है, उनके अंदर जो फ्रेशनेस सुबह के टाइम पे होता है, जैसे जैसे फंक्शन खत्म होता है तब तक उनका फ्रेशनेस थोड़ा कम होता है। तो उसकी वजह से उनकी जो स्माइल है, नेचुरल स्माइल, वो आपको हाफ वेडिंग के अंदर ही ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है।
मतलब ऐसे बहुत केसेस में हो सकता है कि फुल वेडिंग में अच्छे मिले, बट मैक्सिमम परसेंटेज में आप देखे जाओगे तो हाफ वेडिंग में ही आपको फोटो अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचोगे कि अभी आधा वेडिंग हुआ, अभी बहुत टाइम है, बाद में फोटोज क्लिक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जाते ही मतलब जो वेडिंग होने वाला मेन फंक्शन, उसके 3 से 4 घंटे के अंदर स्टार्टिंग के ही जितने ज़्यादा फोटोज आपको कैप्चर अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो। देखिए जब भी सब लोग वेडिंग में आते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के, तो सबके अंदर ना ऐसे एक एनर्जी होती है, तो सबसे जब बात करते हैं हंस के बात करते हैं, बट जैसे आधी वेडिंग खत्म होती है तो सब लोग एक दूसरे से ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्सप्रेशन आने की चांसेस बहुत कम है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शूट व्हेन कपल आर सेटिंग द पोजेस फॉर क्लोजअप्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कपल का पोज जो है वो सेट कर रहा हूँ, हाथ ऐसे करो वैसे करो, तो वो जब सेट कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं। बट आपको क्या करना है, वो फोटो स्ट्रेट एंगल से नहीं शूट करना है, तो ऐसा लगेगा कि वो अभी पोज सेट कर रहा है, आपने फोटो निकालना है, आपको एक साइड से फोटो क्लिक करना है। मतलब जो लड़का है वो ब्लर आएगा और लड़की थोड़ी सी फोकस में आएगी, या फिर लड़की ब्लर आएगी और लड़का फोकस में आ जाएगा। तो इस तरीके की शॉट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो तैयार होंगे नहीं, बट पोज सेट कर रहे होंगे। और पोज अगर समझो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फोरहेड पे किस कर रहे हैं या फिर ऐसा हाथ लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है आप ज़रा भी मिस मत करो। ऐसा नहीं है कि वो जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है वो फोटोज निकाल रहा है तो आप साइड में रुक जाओ, ऐसा नहीं। वो जब पोज सेट कर रहे हैं तब आपके फोटोज बहुत अच्छे आने वाले विथ नेचुरल एक्सप्रेशंस। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शूट फ्रॉम फेवरेट एंगल। अब देखिए फेवरेट एंगल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोटो क्लिक करना है तो मेरा जो अच्छा लुक है वो इस साइड से आने वाला है, ना कि इस साइड से आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे कैंडिडेट फोटो निकाल रहे हो और आप इस एंगल से निकाल रहे हो तो फोटो जितने ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे ना। तो आपको पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है कि लड़के का या फिर लड़के के अच्छे फोटोज़ किस एंगल से आने वाले, ये पहले ही आपको नोटिस कर लेना है। फिर पूरे वेडिंग में उस एंगल से ही आपको फोटोज़ निकालना है, वरना क्या हो जाएगा, फोटोज़ तो बहुत अच्छा आएगा बट रॉन्ग एंगल होने की वजह से उस कपल को या फिर लड़के को या फिर लड़की को वो फोटो पसंद नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेक कैंडिडेट्स। अब देखिए इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हो तो थोड़ा भी फेक काम भी कर सकते हो। मतलब क्या है, उनको आप थोड़ा बहुत जाके बता सकते हो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को ऐसा बोलो ऐसा बोलो, थोड़ा बहुत उनको स्क्रिप्ट बताना। जैसे उसका भाई है तो उसको बोलना है कि जाके उसको ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो आप जितना फन ज़्यादा करोगे तो कपल को उतना ज़्यादा एंजॉय होगा। बट ये स्टार्ट में करना है। आप जैसे वेडिंग खत्म हो रहा है, सबका मूड मतलब जैसे टाइम खत्म हो रहा है तब आप करोगे तो ये ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जब उनके घर में फंक्शन होता है, हल्दी का वगैरह फंक्शन होता है, तो ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। वहाँ पे आप थोड़ा सा फन कर सकते हो या फिर लड़के को लड़की कुछ बोल सकते हो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, और वहाँ पे कुछ फेक शॉट्स भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड स्ट्रेट एंगल। अब देखिए ये एक पॉइंट है रिलेटेड टू पोजिंग। अगर आपने मेरा पोजिंग का मास्टर क्लास देखा है तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो, अगर फोटो स्ट्रेट एंगल से क्लिक कर रहे हो तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, वो फेक लगता है, मतलब स्क्रिप्टेड लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कैंडिडेट फोटो निकाल रहे हो, मैं ऐसा खड़ा हूँ तो वो कैंडिडेट थोड़ी लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने मुझे खड़ा किया हुआ है। भले ही वो कैंडिड मूवमेंट होगा तो भी, तो आपको स्ट्रेट एंगल से कभी भी कैंडिड फोटो नहीं निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा खड़ा हूं तो आप वहां से निकाल सकते हो, तो आपको स्ट्रेट एंगल से फोटोज नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्रॉस में जा सकते हो। तो यही थे हमारे सारे कैंडिड फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनमें से कौन से पॉइंट्स को उन फोटोज के लिए ध्यान में रखा गया है। अब ये जो जितने भी फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये फोटो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल आपको अवॉइड करना है। देखिए ये लड़की यहाँ पे दिख रही है और ये जो फोटो है थोड़ा सा साइड एंगल से शूट किया हुआ है, तो बहुत ही नेचुरल लग रहा है। और उसी के साथ साथ इस फोटो के अंदर थोड़ा सा फोरग्राउंड ब्लर लिया हुआ है, इसलिए फोटो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम ये वाला फोटो देखते हैं। अब ये फोटो देखिए, ये फिक्स्ड मोमेंट है। जो मैंने बोला था आपको इन हैंड शॉट्स, ऐसे शॉट्स जो वेडिंग के अंदर फिक्स होते हैं और 100% आपको मिलने वाले, तो उसके अंदर उसने क्या किया। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हाइटेड सीन है, मतलब उन दोनों को किसी ने उठाया हुआ है। तो उस फोटोग्राफर ने क्या किया, पहले ही चेयर लेके वहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसको शॉट बहुत स्ट्रेट एंगल से मिला और साइड का पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं आया, तो फोटो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये हो गया इन हैंड शॉट। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट फोटोज देखते हैं। ये फोटो ये देखिए, ये भी इन हैंड शॉट है। या फिर समझो बहुत सारे लोग मिलके हल्दी नहीं लगा रहे, तो इस शॉट को आप स्क्रिप्टेड शॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबको बोल सकते हो, 3-4 लोगों को या फिर 3-4 उसकी बहन है उसको बोल सकते हो कि उसको हल्दी लगाओ और थोड़ा सा ज़्यादा जोर से घिसो, तो क्या होगा वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो नेचुरल एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये भी एक इन हैंड शॉट है। जब डांस चल रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिड मोमेंट्स आपको मिल। अब ऑब्वियसली ये तो पॉइंट्स और मोमेंट्स आपसे मिस नहीं होने वाले, बट आपको याद रखना है कि वो जो शॉट्स आप निकाल रहे हो वो उनके फैमिली मेम्बर के ही हो, दूसरे के होंगे तो वो फोटो सिलेक्ट नहीं होने वाला है।
सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये कैंडिड फोटोग्राफी का मास्टर क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको इस सेटअप कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, पहले से आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, तो आपको पता होगा कि ये जो सेटअप है थोड़ा सा नया है और ये जो मेरा वीडियो का नया स्टाइल है ये भी आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी बहुत ही जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले, तो इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियोज़ को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छे से बना सकूं। ठीक है, तो प्लीज़ यार इतने ज़्यादा मेहनत के लिए एक लाइक तो कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट जो मास्टर क्लास है हमारा स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड मास्टर क्लास आने वाला है। मतलब उसके अंदर मैं आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड हर एक चीज़ बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ और वो जो मास्टर क्लास रहेगा इससे भी बहुत डीप होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रीट फोटोग्राफी मैंने करी हुई है। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।